Hello everyone, this is your YouTube channel Physics by Ashutosh sir, the easiest and finest way to learn the concepts of physics for IIT-JEE, NEET and for 11th and 12th as well. और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पैरेलल LCR सर्किट्स, जिनको हम बोलते हैं रिजेक्टर सर्किट्स. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. इन्हीं को कभी कभी रिजेक्टर सर्किट भी बोलते हैं. पैरेलल LCR सर्किट्स और रिजेक्टर सर्किट्स. रिजेक्टर सर्किट क्या होता है और उसका नाम क्यों पड़ा रिजेक्टर सर्किट, अभी धीरे धीरे अपने को समझ में आएगा. क्लियर. वैसे अपने सिलेबस में इसी में सिर्फ और सिर्फ सीरीज LCR सर्किट ही एग्जिस्ट करते हैं, बट कभी कभी, ठीक है, लेवल 2 में, JEE एडवांस में, ठीक है, कभी कभी सवाल बन जाते हैं बेस्ड ऑन पैरेलल LCR सर्किट्स. तो पैरेलल LCR सर्किट्स को डील कैसे कैसे करते हैं, पैरेलल LCR सर्किट में फेजर डायग्राम कैसे बनाते हैं, पैरेलल LCR सर्किट का इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल LCR सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कैसे निकालेंगे, फेज फैक्टर कैसे निकालेंगे, पावर फैक्टर कैसे निकालेंगे, जनरल टाइम पे करंट कैसे निकालेंगे. तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यही सीखने वाले हैं. ठीक है, थोड़ा सा बस अप्रोच डिफरेंट है, डिफिकल्ट नहीं है, पर थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच है. क्या प्रोसेस है, क्या अप्रोच है, वो बस अपने को समझना है. ठीक है, हम लोग कोई भी एक जनरल LCR सर्किट पकड़ रहे हैं. जैसे अभी तक हम लोग सीरीज LCR सर्किट पकड़ते थे, सारे के सारे एलिमेंट्स जो है सीरीज में है. ठीक है, अब यहाँ पे कोई हम एक जनरल कॉम्बिनेशन पकड़ रहे हैं, हो सकता है LR हो सकता है RC हो, और एक एलिमेंट पैरेलल. यहाँ से देखें, अक्रॉस दिस एंड दिस पॉइंट, क्या तुम्हें सारे के सारे एलिमेंट्स पैरेलल में दिख रहे हैं, राइट. ये भी एलिमेंट इन्हीं दो पॉइंट से क्रॉस है, ये भी एलिमेंट इन्हीं दो पॉइंट से क्रॉस है, और जो AC सोर्स है वो भी कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स. तो सब कुछ मतलब यहाँ पे पैरेलल में. ये वही AC सोर्स है, V बराबर V0 sin ओमेगा t. तो जैसे हम लोग सीरीज LCR सर्किट में फेजर डायग्राम बनाते हैं, पैरेलल में थोड़ा सा मेथड डिफर करता है. पहले मेथड क्या है वो नोट करें. सिंस इन पैरेलल LCR सर्किट्स वोल्टेज अक्रॉस ईच एलिमेंट इज सेम and therefore phase of voltage across each element is plotted along x-axis, and with respect to this phase of voltage we plot phase of current across different elements. तो एक छोटा सा मेथड है यहाँ पे. जैसे हम लोग सीरीज LCR सर्किट में क्या बोलते थे, इन केस ऑफ सीरीज LCR सर्किट सारे के सारे एलिमेंट सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो हर एक एलिमेंट में फ्लो करने वाला जो करंट रहता था वो सेम रहता था. इसलिए हम फेज ऑफ करंट को प्लॉट कराते थे किधर, अलोंग एक्स एक्सिस. एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस फेज ऑफ करंट डिफरेंट एलिमेंट्स के फेज ऑफ वोल्टेजेस बनाते थे. VR किधर है ना, VL किधर है, VC किधर है, रिमेंबर. और उन्हीं फेज ऑफ वोल्टेजेस के अलोंग हम डिफरेंट एलिमेंट्स के रेजिस्टेंसेस या रिएक्टेंसेस को एक्सप्रेस करते थे इन वेक्टर फॉर्म. फिर उन सारे वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट आता था वो Z आता था. वो सीरीज में मेथड था. यहाँ पे थोड़ा सा डिफर है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड है. क्या मेथड है देखो. अब सिंस हम लोग डील कर रहे हैं क्या, पैरेलल LCR सर्किट. पैरेलल में क्या होता है, हर एक एलिमेंट के क्रॉस का वोल्टेज कॉमन होता है, सेम होता है. सीरीज में क्या होता है, करंट सेम, इसलिए करंट की फेज बनाता था एक्स एक्सिस में. यहाँ पे क्या है, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस का इसका उसका वोल्टेज सेम है. तो सिंस अब यहाँ पे वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए हर एक एलिमेंट के लिए जो वोल्टेज की फेज है वो हम बना लेते हैं एक्स एक्सिस में. समझे अच्छे समझे, है ना. ये लो, ये साहब वोल्टेज की फेज आ गई अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंड विद रिस्पेक्ट टू दिस फेज ऑफ वोल्टेज डिफरेंट एलिमेंट में करंट की फेज बनाएंगे. अब कैसे बनाएंगे, तो तुम लोगों को हर एक एलिमेंट में करंट और वोल्टेज में फेज डिफरेंस क्या है वो याद होना चाहिए. ठीक है, देखो जैसे हम लोग जर्नी शुरू करेंगे रजिस्टर से, तो रेजिस्टेंस में तुम लोगों को याद आ रहा हो जनरल टाइम पे करंट क्या होती है. तो क्या रेजिस्टर सर्किट में करंट एंड वोल्टेज दे आर इन द सेम फेज, दोनों की फेज सेम है, इसलिए फेज ऑफ करंट अक्रॉस रजिस्टर को हम प्लॉट करेंगे किधर,
अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऐसे ही बाकी एलिमेंट्स, जैसे तो मैं कैपेसिटर में याद आ रहा हूँ, कैपेसिटर में अब ये सब भाई स्टैंडर्ड है, अपने को याद रखना पड़ेगा, है ना। कैपेसिटर में जनरल टाइम पे करंट की एक्सप्रेशन क्या होती है, तो कैपेसिटर सर्किट में करंट का फेज वोल्टेज को लीड कर रहा है बाय पाई बाई टू, लीड कर रहा है, तो ये ले लीड कर रहा है बाय पाई बाई टू, इसलिए फेज ऑफ करंट इट इज प्लॉटेड अलोंग पॉजिटिव एक्सिस। क्लियर है। ऐसे इंडक्टर में तुम लोग रिकॉल कर पा रहे हो, तो इंडक्टर में जनरल टाइम पे करंट की एक्सप्रेशन हम लोग क्या पढ़े हैं, तो ध्यान से देखें, इंडक्टर सर्किट में करंट का फेज वोल्टेज के फेज से लैग कर रहा है बाय पाई बाई टू, वोल्टेज से लैग कर रहा है बाय पाई बाई टू, एंड देयरफॉर फेज ऑफ करंट अक्रॉस इंडक्टर इट इज प्लॉटेड अलोंग नेगेटिव एक्सिस। उल्टा हो गया है रे, आर की शक्ल में कोई चेंज नहीं आएगा, वी आर पहले इधर ही था, अभी आई आर इधर ही है, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट में हमें पता है करंट और वोल्टेज हमेशा सेम फेज में ही रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। लेकिन ध्यान से देखें यहाँ पे, क्या वी एल और वी सी पलट गए, अरे देखो पहले इधर कौन रहता था, वी एल, आई सी आ गया है, पहले इधर कौन रहता था, वी सी, आई एल आ गया है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अपने को बस समझना है। और इसके अलावा यहाँ पे जब हम लोग इम्पीडेंस निकालना जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ होगा, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, है ना, मॉडुलस वगैरह, ठीक है। तो कैसे कैसे यूज़ होगा, पहले फेजर डायग्राम छापे। एडवांस में कभी कभी एक आध सवाल पूछ लेता है बेस्ड ऑन दिस पैरेलल LCR सर्किट, तो सर्किट को डील करना अपने को थोड़ा सा आना चाहिए। Z कैसे निकालेंगे, पीक वैल्यू कैसे निकालेगा, फेज फैक्टर कैसे निकालेगा, है ना। जैसे हम लोग सीरीज LCR सर्किट में क्या करते थे, जिधर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के वोल्टेजेस के फेजेस, जिधर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के वोल्टेज के फेजेस, उसी डायरेक्शन में उन एलिमेंट के हम रेजिस्टेंसेस या रिएक्टेंस को वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर देते थे। जैसे आर इधर बना देते थे, नहीं, एक्सएल इधर बना देते थे, एक्सी इधर बना देते थे, एक्सएल मतलब ओमेगा, एक्सी मतलब 1/ωc। ऐसे ही यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट के जो रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है उनको वेक्टर फॉर्म में प्लॉट करते हैं, किधर, अब प्लॉट करेंगे अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ द रेस्पेक्टिव फेज ऑफ करंट्स, वहाँ पे वोल्टेज के अलॉन्ग, यहाँ पे करंट के अलॉन्ग, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। तो देखो, तो साहब आर तो आपका सीधा सीधा इधर ही जाएगा, कोई शक नहीं, है ना। जिधर आई सी है उस डायरेक्शन में 1/ωc, तो 1/ωc अब देख पलट गया, है ना। जिधर आई एल है उस डायरेक्शन में इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल आएगा, पलट गया। देखो पहले एक्सएल इधर होता था, अब उल्टा हो गया, रे एक्सएल इधर हो गया पहले एक्सी नीचे जाता था, अब एक्सी ऊपर चला गया, है ना। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है व्हाइल डीलिंग विद सीरीज LCR सर्किट एंड पैरेलल LCR सर्किट, ठीक है। जैसे मैं मान लेता हूँ सोर्स ने कुछ आई करंट भेजा, सोर्स ने आई करंट भेजा, इस ब्रांच में लेट से I1 गया, इस ब्रांच में लेट से I2 गया। Z निकालने का एक पर्टिकुलर मेथड है, क्या मेथड है वो बस अपने को पकड़ना है, ठीक है। देखो तो KCL के हिसाब से हम I बराबर लिख सकते हैं A1 I2, ठीक है, कोई शक नहीं, KCL घुमा दिया। इस जंक्शन पे कितनी करंट एंट्री कर रही है I, लीव कितनी कर रही है I1 + I2, ठीक। बस यहाँ पे I1 I2 जब हम रखेंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर्स का हम हेल्प लेते हैं, ये पर्टिकुलर मेथड बस अपने को याद रखना है, ठीक है। कैसे कैसे एक्सप्रेस करते हैं ध्यान से सुनना, कुछ कुछ मैं वैल्यूज डाल रहा हूँ, सब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएं भाई, है ना। तो यहाँ पे सब लोग थोड़ा सा थमें और ध्यान से समझें। तो I की वैल्यू कैसे लिखी, I1 कैसे आया, I2 कैसे आया, थोड़ा ध्यान से सुना। देख सोर्स कितना करंट भेजेगा, तो I बराबर V/R, ओम्स लॉ घुमा रहे हैं, है ना। तो इसका V आ जाएगा और डिवाइड बाय पूरे के पूरे सर्किट का इम्पीडेंस, वही हमें निकालना है। सोर्स ने सर्किट को, पूरे के पूरे सर्किट को कितनी करंट भेजी, तो I होगा साहब इसका वोल्टेज डिवाइड बाय पूरे सर्किट का इम्पीडेंस Z, वही अपने को निकालना है, ठीक। अच्छा इस ब्रांच में करंट क्या होगा, तो साहब इसके अक्रॉस का वोल्टेज, अब वोल्टेज चाहे इसके अक्रॉस का पूछे, इसके अक्रॉस का पूछे, कॉम्बिनेशन के अक्रॉस का पूछे, वो तो सेम रहेगा, पैरेलल में ना रे, पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहती है, तो इसके अक्रॉस का साहब वोल्टेज तो वही रहेगा। आर इसका कैसे लिखा है, बस इसमें थोड़ा सा हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स का यूज़ किया है, आयोटा का यूज़ किया है, कई जगह ऐसे यूज़ किया, ध्यान सुनना। तो यहाँ पे एक आर है और दूसरा एल है, तो आर जो है इसको हम ट्रीट कर सकते हैं लाइक रियल पार्ट, जो एक्स एक्सेस में लाई कर रहा है, जो वाई एक्सेस में लाई कर रहा है उसको हमने ट्रीट कर लिया है लाइक इमेजिनरी पार्ट, कैसे इमेजिनरी पार्ट। तो ये तो सीधा सीधा रियल पार्ट है, एक्स डायरेक्शन में जो है उसको मैंने रियल मान लिया, ये जो वाई डायरेक्शन का आपका देख रहा है इसको हमने इमेजिनरी मान लिया सब, ठीक है ना।
इसमें आयोटा चिपका दिया है, ठीक है। तो ये एल आर सर्किट बन रहा है। इसका जेड देखो मैंने कैसे लिख दिया है, तो आर रियल पार्ट है वो मैंने एज इट इज डाल दिया है, ठीक। प्लस ये इंडक्टर है, अब इंडक्टर का ओमेगा नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा साइन कन्वेंशन घुमा दिया है, ऊपर जाता तो इट वुड बी आई, और नीचे जा रहा है तो मैंने माइनस लगा दिया है, ठीक है। डायरेक्शन कंसिडर होगा ना, कौन सा किस डायरेक्शन में। तो इसलिए इस सर्किट के जेड को इस तरह से हम एक्सप्रेस करते हैं, आर रियल पार्ट है लेकिन ओमेगा नीचे था इसलिए मैंने माइनस आई लगा दिया है। आई मतलब वही वाला है √-1 या आई स्क्वायर बराबर -1, जो तुम लोग आयोटा पढ़ते हो, ठीक है। इसी तरह से I2 मैंने लिखा है, तो I2 साहब इस ब्रांच में कितनी होगी, इसके अक्रॉस का वोल्टेज वो तो वही रहेगा डिवाइड बाय इसका Z। अब इसके Z को लिखने का एक छोटा सा मेथड है, ये भी क्या है, वाई डायरेक्शन राइज कर रहा है तो आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कैसे, है ना। तो ये क्या है, कैपेसिटर, तो उसका कितना 1/ωc, लेकिन ऊपर है तो प्लस आई चिपका दिया है, क्या है 1/ωc ऊपर है प्लस आई चिपका दिया, क्लियर है। स्टैंडर्ड मेथड बस अपने को याद रखना है, ठीक है। अभी तुम लोगों को एडवांस का सवाल कराऊंगा, ठीक है, जो एडवांस में पूछा जा चुका है, ठीक है। पहले बेसिक कंडीशन समझते हैं, जेड क्या है और कैसे कैसे निकलते हैं। तो साहब 1/z हो गया 1/r - ωLI, और ये ωc ऊपर चला जाएगा, ωc ऊपर चला गया तो नीचे आई बच गया, ठीक है। इसमें मैं आई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ अभी, है ना, समझ में आ जाएगा अपने को। क्या किया बोलो, समझ में आ गया। आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड कर दिया, आई स्क्वायर की वैल्यू -1 चिपका दें, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी, थोड़ा भारी भरकम इक्वेशन जरूर आएगी, लेकिन मतलब जो भी है वो थोड़ा संभालना है। आई स्क्वायर -1 चिपकाओगे तो, है ना, ये थोड़ा सा मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं। कोई शक नहीं। तो 1 एज इट इज है -ωc इंटू आर इंटू आई, और ये भाई साहब माइनस माइनस तो प्लस हो गया ω² और c इंटू एल और आई इंटू आई स्क्वायर की जगह भी, है ना, -1 चिपका रहा हूँ, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा। 1 -ωc है, और ये भाई साहब -ω² इंटू आई स्क्वायर -1 रख दिया ना, और नीचे वाली पार्टी उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। क्या किया समझ में, आई स्क्वायर बस -1 रख दिया, बाकी सब एज इट इज है, क्लियर है। अब इसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही है, सम इसका रियल पार्ट प्लस सम इमेजिनरी पार्ट, उसके बाद फिर मॉडुलस का फॉर्मूला घुमाएंगे, √ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, जैसे तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैथ्स में पढ़ते होगे, अलजेब्रा में पढ़ते होगे नहीं वही फंडा यहाँ पे घुमाएंगे। तो उसको प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही है, घबराए नहीं। तो इसमें साहब मैं क्या कर रहा हूँ, R + ωLI, ठीक है, R + ωLI मल्टीप्लाई और डिवाइड करा रहा हूँ प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट। पता है थोड़ा सा लेंथी, बस पेशेंस समझें। रुको 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 देख तो R आ गया, R इंटू 1, हर एक टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर रहा है, तो -ωc R² -ω² LC था और R और आ गया, ऐसे ही इस टर्म को हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करा रहा है। तो ωLI कोई शक नहीं, इधर -ω² LCR और I इंटू आई स्क्वायर चला जाएगा, फिर हो जाएगा -ω इंटू ω², ω³ L इंटू L L² C और इंटू आई। नीचे वाला आसान है, A + B A - B चिपका दिया, A² - B², ये सुनो, A + B A - B A² - B², तो इसका स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर कितना होगा, ω² L² I², ठीक है। जहाँ जहाँ I² के टर्म्स देख रहे हैं -1 चिपका रहा हूँ। अच्छा लगे या तो ये देख भी लें कौन कौन से टर्म्स उड़ते उड़ते देख रहे हैं, बाद में उड़ जाएंगे, बाद में उड़ा देते हैं, कोई बात नहीं, एक एक टर्म बहुत ध्यान से। अरे गड़बड़ नहीं रे, गड़बड़ नहीं बोलो भाई, क्या यहाँ तक की बात अपने को क्लियर है? पूरा एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है, देखो
आर माइनस ओमेगा सी आर स्क्वायर आई, गड़बड़ नहीं भाई, ओमेगा स्क्वायर एल सी आर ओमेगा एल आई माइनस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा यहाँ पे आई स्क्वायर माइनस वन चिपका दिया, माइनस माइनस प्लस हो गया, ओमेगा स्क्वायर एल सी आर, और ये तो ऐसे डेस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर और जो भी, अच्छा नीचे भी आई स्क्वायर माइनस वन चिपका दिया, माइनस माइनस प्लस चला गया, ओमेगा स्क्वायर इंटू, अब ध्यान से देखें ओमेगा स्क्वायर एल सी आर ओमेगा स्क्वायर एल सी आर उड़ गया, थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, भारी भरकम देख रहा था नहीं, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा बहुत तो हल्का हो ही जाएगा नहीं, बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेता नहीं, जीवन में बहुत ज़्यादा बोझ हो रहा है कि नहीं तो आर, ध्यान से देखें, जो बचे हुए टर्म्स हैं उनमें से आई बाहर निकाल रहे हैं, आई है तो यहाँ से ओमेगा लाया, यहाँ से माइनस ओमेगा सी आर स्क्वायर आया, और यहाँ से आई बाहर निकालेंगे ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर सी आया, नीचे वाली पार्टी छोड़ दे वो तो ऐसे से। इस फॉर्म में एक्चुअली कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही थी इधर देखें ध्यान से, आर अपॉन ये मतलब ये रियल पार्ट की फॉर्म में, प्लस 10 अपॉन 10 ये मतलब आयोटा मतलब ये इमेजिनरी पार्ट की फॉर्म में, इस फॉर्म में एक्चुअली कन्वर्ट करने की कोशिश चल रही थी। इसमें से आप मैग्नीट्यूड ले रहे हैं क्या, टेकिंग मैग्नीट्यूड, थोड़ा लंबा चौड़ा है, बस थोड़ा सा पेशेंस समझ चला है ना, घबराने की जरूरत नहीं है, बस आने वाला है। यहाँ पे बस एक छोटा सा फॉर्मूला आ रहा है, एक छोटा सा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ रहा है, वहीं से हम लोग प्रेडिक्ट करेंगे वाई दीज पैरेलल सर्किट्स आर कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट्स, है ना। तो हम लोग जब जैसे ही मैग्नीट्यूड लेंगे ना तो 1/z की वैल्यू सब ये आ जाएगी क्या, जैसे मैथ्स में तुम लोग पढ़ते होगे नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका मॉडुलस कैसे लेते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये सब आ जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट। ध्यान से देखें तो क्या रियल पार्ट आपको दिख रहा है, ठीक है, और इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है 10/10, वैसे ये तो मैग्नीट्यूड वैसे ही बाहर निकाल सकते हो, ये पार्टी वैसे ही मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं, इसको मैंने अलग ही कर लिया आर स्क्वायर, और जो अपर वाला पार्ट है बस उसको आप मैग्नीट्यूड की फॉर्म में चिपका सकते हैं क्या, अंडर रूट ऑफ और अंदर जो भी कार्यक्रम है ना, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इंटू माइनस ओमेगा क्यूब इंटू, और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर छाप दें। बोलो भाई क्या किया समझ में, ये तो ऐसा डिस है मैग्नीट्यूड, इसका तो मॉड लेने की जरूरत नहीं है। ऊपर वाला जो पार्ट है वो है रियल प्लस सम इमेजिनरी पार्ट, तो इसका हो जाएगा अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ये पूरा फैक्टर चिपका दिए, ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इंटू आर स्क्वायर ओमेगा क्यू इंटू एल स्क्वायर सी होल स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा ध्यान से देखें, ध्यान से देखें ये जो 1/z देख रहा है, क्या इसी को हम लोग इम्पीडेंस भी बोल सकते हैं। z निकालने में असलियत में यही मेथड है पैरेलल एलसीआर सर्किट का जो z है उसका निकालने का यही अप्रोच है, क्लियर है। i बराबर i1 प्लस i2 रखते हैं, i1 i2 इनकी वैल्यू निकालते हैं, फिर रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट उनमें ब्रेक करते हैं, फिर उसका मॉडुलस निकालते हैं। और ध्यान से देखें ये जो 1/z लिखा है क्या यही एडमिटेंस दिख रहा है, ये सुनो, हम लोग एडमिटेंस का फॉर्मूला क्या पढ़े थे, एडमिटेंस इज समथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस, तो ये जो आपको देख रहा है ना रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस असलियत में यही, ठीक है, एडमिटेंस है, क्या है साहब एडमिटेंस, तो चाहें तो इसको वाई भी लिख सकते हैं, वाई 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 मतलब वो एडमिटेंस है, क्लियर। अब ध्यान से सोचें यहाँ पे, अगर सर्किट का इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा तो क्या एडमिटेंस मिनिमम होगा, रेसिप्रोकल है ना, अगर z मैक्सिमम हो गया तो 1/z मतलब y क्या हो जाएगा मिनिमम। देखो देखो देखो, फॉर इम्पीडेंस टू बी मैक्सिमम, ध्यान समझना, क्या एडमिटेंस हैज़ टू बी मिनिमम, जब साहब ये मैक्सिमम हो जाएगा तो 1/z मतलब एडमिटेंस क्या हो जाएगा मिनिमम। ध्यान से ध्यान से ध्यान से, तो अगर आप चाहते हैं z मैक्सिमम हो जाए तो ध्यान से सोचें, ये पूरा जो फैक्टर है 1/z का मतलब ये जो फैक्टर है ये मिनिमम होना चाहिए, समझे समझे ध्यान से, बहुत ध्यान से। अगर आप चाहते हैं z मैक्सिमम हो जाए, ठीक है, तो ये कब होगा, जब 1/z मिनिमम हो जाए, एक ही बात है ना, z अगर मैक्सिमम करा रहे हो तो 1/z क्या हो जाएगा, एक ही बात है मिनिमम, z मैक्सिमम है तो 1/z मिनिमम हो जाएगा। रुको 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 रुको, ध्यान से देखें, r है, ओमेगा है, l है, r है, ठीक है, ये सब कांस्टेंट है। यहाँ पे गाड़ी तुम्हारी यहाँ पे अटकेगी, देखो अगर आप चाहते हैं ये पूरा का पूरा जो फैक्टर है ये मिनिमम हो जाए,
भाई z तभी तो मैक्सिमम होगा जब ये y मिनिमम होगा, और y मिनिमम होने के लिए क्या ये स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम दैट इज 0 होना चाहिए। भाई स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। तो जब ये 0 होगा तभी तो ये पूरा फैक्टर मिनिमम होगा, और इसका उल्टा दैट इज z मैक्सिमम होगा। ये सुनो, आवाज नहीं आई, बात समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ। किसी भी नंबर का जो स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0। तो जब ये मिनिमम होगा तो ये पूरा फैक्टर मिनिमम होगा। ये मिनिमम मतलब 1/z मिनिमम, मतलब z मैक्सिमम हो जाएगा। वही तो हमें चाहिए, हम z को मैक्सिमाइज कराना चाहते हैं, 1/z को मिनिमाइज कराना चाहते हैं। कंडीशन क्या है, z हैज टू बी मैक्सिमम, 1/z हैज टू बी मिनिमम। तो 1/z मिनिमम होने के लिए स्क्वायर को मिनिमम कर दें, स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0। तो इसकी मिनिमम वैल्यू साहब मैं 0 डाल देता हूँ, बस 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 आने वाला है। ये जो फैक्टर आया है ना, इसकी मैंने मिनिमम वैल्यू 0 ले ली है, बाकी तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा। ये बात समझ में आ गई। इसको मैंने क्यों मिनिमम 0 डाला, क्योंकि जब ये 0 होगा, ठीक है, तभी ये पूरा का पूरा फैक्टर मतलब 1/z ये आपका मिनिमम होगा, और 1/z मिनिमम मतलब z मैक्सिमम हो जाएगा। इम्पीडेंस हम मैक्सिमाइज कराना चाह रहे हैं, क्यों कराना चाह रहे हैं भी कंडीशन समझ में आएगी, ठीक है। तो ओमेगा एल ओमेगा सी आर स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब एल स्क्वायर इंटू, ठीक है। तो यहाँ से ओमेगा कितना अपना निकल आएगा। तो थोड़ा सा टर्म्स को इधर उधर कर रहे हैं, क्या किया समझ में, इन दोनों को उधर ले गया। तो ओमेगा सी आर स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू एल स्क्वायर सी, और ये वाला तो ठीक है भाई, है ना। ओमेगा ओमेगा एक निपटा दें, ठीक है। ओमेगा हटा दिया तो सी आर स्क्वायर, ओमेगा हटा दिया ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी, ओमेगा हटा दिया इधर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर सी, एल माइनस सी इंटू आर स्क्वायर। ये पूरा फैक्टर उधर ले गया, एल स्क्वायर सी से आप डिवाइड कराएं, बस आने वाला है। क्या किया समझ में, एल स्क्वायर सी से डिवाइड कर दिया, इधर एल स्क्वायर सी से सेपरेटली एल एल निपटा दे, इधर भी सी सी निपटा दे। तो क्या ओमेगा की फाइनली तुम्हें वैल्यू ये दिख रही है, आवाज नहीं आई, मतलब ओमेगा स्क्वायर ये था तो ओमेगा निकालेंगे डायरेक्टली, रूट चिपका दिया, ठीक है। तो ओमेगा हो जाएगा रूट ऑफ 1/LC, और ये क्या हो गया माइनस ऑफ आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। इसको बोलते हैं दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर रिजेक्टर सर्किट्स, फॉर पैरेलल एलसीआर सर्किट्स। लीनियर फ्रीक्वेंसी निकालना है, 2π से डिवाइड करा दें। ओमेगा क्या पढ़ते हो, 2π न्यू, न्यू क्या होता है ओमेगा अपॉन 2π, कुछ नहीं करना है। ये जो ओमेगा निकाला है ना, इसको 2π से डिवाइड करा के लिख रहा हूँ, तो न्यू हो जाएगा 1/2π, बाकी तो है ना एज इट इज 1/LC माइनस आर स्क्वायर बाय। इसको बोलते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर पैरेलल एलसीआर सर्किट्स, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी फॉर रिजेक्टर सर्किट्स। क्या बोलता है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजेक्टर सर्किट्स। ये अपने को फॉर्मूला याद रखना, ये या फिर ये एक ही बात है। ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये सब क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी फॉर रिजेक्टर सर्किट्स। पहले इतना छापे, तो एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखें, राइट डाउन, एट दिस फ्रीक्वेंसी इम्पीडेंस ऑफ सर्किट इज मैक्सिमम ड्यू टू विच सर्किट अलाउज मिनिमम करंट टू पास थ्रू and therefore such circuits are called as rejector circuits. So अब तुम लोगों को समझ में आएगा कि इन सर्किट्स को हम रिजेक्टर सर्किट्स क्यों बोलते हैं। ध्यान से देखें, ये जो हमने फ्रीक्वेंसी निकाली है बिल्कुल सिमिलर है। तुम लोगों को याद आ रहा हो कि एक रेजोनेंस हम लोग, या रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट में भी पढ़े थे, रेजोनेंस एंड सीरीज एलसीआर सर्किट। वहाँ पे क्या होता था, वहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनता था ओमेगा बराबर 1/√LC, या न्यू बराबर 1/2π√LC। ये सुनो, वहाँ पे तुम लोग याद आ रहा हो सीरीज़ वाले में, सीरीज़ में, ये तो पैरेलल है, सीरीज़ वाले में आवाज़ नहीं आई क्या, हम लोग ओमेगा ये पढ़े हैं, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस, थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो गया, ओमेगा बराबर √1/LC माइनस
आर स्क्वायर बाय एल स्क्वायर। क्लियर, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अच्छा, वहां पे तुम्हें याद आ रहा हो इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग सर्किट में करंट मैक्सिमम होता था, इंपीडेंस सर्किट का मिनिमम होता था। मतलब सीरीज एलसीआर सर्किट, ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाला है, सीरीज एलसीआर सर्किट इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम पॉसिबल करंट अलाउ करते थे। इसलिए सीरीज एलसीआर सर्किट को हम बोलते हैं एक्सेप्टर सर्किट। क्या बोलता है? एक्सेप्टर सर्किट। सीरीज वाले को एक्सेप्ट करता है, एक्सेप्ट करता है, हर चीज एक्सेप्ट कर रहा है, जो भी चेंज हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। आ जा है ना ठीक है, एक्सेप्टर सर्किट्स बोलते थे उनको। एग्जैक्ट रिवर्स यहां पे है। यहां पे ध्यान से सोचें, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग क्या सर्किट का Z मैक्सिमम दिख रहा है? भाई साहब ये मिनिमम है तो 1/Z मिनिमम हुआ ना रे। ये अगर मिनिमम है तो 1/Z मिनिमम हुआ, Z तो मैक्सिमम हुआ। बिल्कुल एग्जैक्टली ऑपोजिट है वहां पे Z क्या होता था? इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग मिनिमम। उल्टा है रे, इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग सर्किट का इंपेडेंस मैक्सिमम है। मतलब पैरेलल सर्किट इस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है। It does not allow any current to pass through it. मिनिमम करंट को पास कर रहा है। मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे जो पैरेलल एलसीआर सर्किट है जबरदस्त रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मैक्सिमम इंपेडेंस ऑफर कर रहा है, करंट को अलाउ नहीं कर रहा है, करंट को रिजेक्ट कर देता है। तभी तो इसका नाम पड़ा रिजेक्टर सर्किट्स। ये फंडा है दोस्त। दोनों में डिफरेंस समझ पा रहे हो? सीरीज और पैरेलल एग्जैक्ट रिवर्स है। फिर से समझे, वहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये होती थी, यहां पे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, थोड़ा सा चेंज है। फॉर्मूला बस स्टैंडर्ड है, वो अपने को याद रखना है। क्या है? ओमेगा बराबर √1/LC माइनस R स्क्वायर बाय L स्क्वायर। वो है ना, दिमाग में छपा होना चाहिए कि बार पूछ लेता है। ठीक है, याद रखना है। मेंस में भी सवाल पूछा जा चुका है। ठीक है, तो उसको याद रखें बस। ठीक है, और यहां पे सीरीज में क्या होता है? इस फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग Z मिनिमम हो जाता है, करंट मैक्सिमम हो जाता है। मैक्सिमम करंट का फॉर्मूला याद है? I0 बराबर V0/R। रेजोनेंस लास्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे। रेजोनेंस, बैंडविड्थ, हाफ पावर फ्रीक्वेंसी, शार्पनेस, रेडियो ट्यूनिंग, है ना? तो वो सब हम लोग कर चुके हैं। I0 बराबर V0/R। यहां पे उल्टा है, इस फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस है, मैक्सिमम इंपेडेंस है, करंट मिनिमम है, करंट मिनिमम है। अरे I बराबर V/Z है ना रे, Z मैक्स हो गया, करंट मिनिमम है। तो इस फ्रीक्वेंसी पे जो सर्किट है वो करंट को अलाउ ही नहीं कर रहा है, मिनिमम करंट पास करा रहा है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, करंट को रिजेक्ट कर दे रहा है। इसलिए ऐसे सर्किट्स का नाम पड़ा, हेंस सच सर्किट्स दे आर कॉल्ड एज रिजेक्टर सर्किट्स। रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है, आया रिजेक्ट कर दिया, आया रिजेक्ट कर दिया, करंट आया रिजेक्ट कर दिया, ऐसा है। ठीक है, अब इसमें 2-3 और पॉइंट्स आए। जैसे इसी में पूछता है कि डायनामिक रेजिस्टेंस कितना है, या इसी में सपोज पूछ सकता है क्वालिटी फैक्टर कितना है। सब लोग एक हेडिंग बनाए, क्या? डायनामिक रेजिस्टेंस। डायनामिक रेजिस्टेंस में पहले लिख लें, फिर मैं बताता हूँ। एक छोटा सा पॉइंट लिख लें, डायनामिक रेजिस्टेंस। इट इज डिफाइंड एज इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट एट रेजोनेंस। तो डायनामिक रेजिस्टेंस इज नथिंग बट इट इज इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। कब? एट रेजोनेंस या करस्पॉन्डिंग टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्लियर है? तो देखो Z का एक्सप्रेशन क्या है, तुम्हारे सामने दिख रहा है। ठीक है, रेजोनेंस के करस्पॉन्डिंग क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है। तो क्या इसी में मैं इस एक्सप्रेशन को उड़ा दूंगा तो क्या मुझे पक्की बात है मिल जाएगा डायनामिक रेजिस्टेंस? ये सुनो, है ना, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग, ये जो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम लोग निकाले ना, कितना? √1/LC। ठीक है, इसी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग सर्किट का बता इंपीडेंस कितना है, उसी को बोल देते हैं क्या? डायनामिक रेजिस्टेंस। तो बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी आती कैसे है, आती कब है? जब हम इस फैक्टर को 0 कराते हैं। वहीं से तो सारा खेल शुरू हुआ है। इसको 0 कराया, जिसकी वजह से 1/Z मिनिमम है, Z मैक्सिमम हो गया और सर्किट ने करंट को ब्लॉक कर लिया। ठीक है,
रिजेक्ट कर दिया करंट को, रजिस्टर सर्किट्स। ठीक है, तो कुछ नहीं, यहीं पे इस पूरे के पूरे फैक्टर की वैल्यू मैं 0 डाल रहा हूँ सब। तो Z देखते हैं कितना आता है, जितना आएगा वही है सर्किट का डायनामिक रेजिस्टेंस। तो 1/Z हो जाएगा, 1/Z अपना आएगा, हाँ ना, तो बोलो रे, ये सुनो, कुछ नहीं, इसकी वैल्यू बस 0 डाल दी है। तो ये फैक्टर एज इट इज है, और R² + 0 मतलब वो तो R² ही आएगा। अच्छा, ओमेगा की जो वैल्यू मैं यहाँ पे चिपका रहा हूँ, ओमेगा की जो वैल्यू तुम्हारे सामने है उसको मैं डाल रहा हूँ, क्या है साहब, और ऊपर ये सुनो, तो R² का रूट R आ जाएगा, और इधर L² इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब रूट हटा के मैंने लिख दिया 1/LC R²। इसको बस सिंप्लीफाई करना अपने को, है ना, इसको थोड़ा सा आओ देख लेते हैं कितना बनता है। तो 1/Z हो जाएगा, तो ऊपर तो R है, नीचे वाली पार्टी को थोड़ा सा अच्छे से क्या किया समझ में, ये R² एज इट इज है, ऊपर वाला R एज इट इज है, L² से मल्टीप्लाई कर दिया, L² / LC, और इधर L² इंटू R² / L², L² निपटा सकते हैं, LN निपटा सकते हो। तो क्या 1/Z अपना रिड्यूस हो गया है, एक L लोड हो जाएगा, L/C बचेगा, और इधर R² निपट गया, R² बचेगा, R² ने R² को मारा, बहुत मारा, तो R/L/C क्या बचा, R/L/C मतलब RC/L, सी ऊपर चला जाएगा ना, इसको पलटी मार, तो Z फाइनली तुम्हें इस फॉर्म में याद रखना है, L/RC क्या है साहब, L/RC क्या है, क्लियर, L/RC क्लियर है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये सब स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन हमें अपने को याद रखना है ना। हेडिंग बना लें, क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर, डेफिनेशन लिखें, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ RMS करंट फ्लोइंग across capacitor to the RMS current supplied by the source। अब जैसे हम लोग सीरीज LCR सर्किट्स में पढ़ते थे क्वालिटी फैक्टर, इफ़ यू रिमेंबर इट, कई तरह से उसको हम डिफाइन करते हैं, उनमें एक ये भी अप्रोच थी, इफ़ यू रिमेंबर इट, ठीक है, क्वालिटी फैक्टर की सीरीज LCR सर्किट में क्या, इट इज़ डिफाइंड एज रेशियो ऑफ, याद है, हम लोग उसको 3 तरह से डिफाइन करते थे। एक तो बैंडविड्थ से डिफाइन करते थे, क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ बैंडविड्थ एंड रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, याद है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो होता था। दूसरा हमने डिफाइन किया क्यू फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर टू द RMS वोल्टेज ऑफ सोर्स। तीसरा एक और हम लोग अप्रोच डिफाइन किए, क्यू फैक्टर इज ऑल्सो डिफाइंड एज रेशियो ऑफ RMS वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर टू द RMS वोल्टेज ऑफ द सोर्स। जैसे वहाँ पे वोल्टेज के टर्म्स में डिफाइन करते हैं, ऐसे ही पैरेलल LCR सर्किट में करंट के टर्म्स में डिफाइन करता है। पैरेलल LCR सर्किट का जो क्यू फैक्टर है इसको हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ RMS करंट अक्रॉस द कैपेसिटर टू द RMS करंट सप्लाइड बाय द सोर्स। वहाँ पे वोल्टेजेस का रेशियो, यहाँ पे करंट का रेशियो, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अब पहले समझा ना, बाद में छापें, पहले IC पे आ जाए। तो RMS करंट फ्लोइंग अक्रॉस कैपेसिटर क्या लिखेंगे, I बराबर V/R, तो IC हो जाएगा VRMS और डिवाइड बाय कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर का 1/C, क्लियर। ऐसे ही RMS करंट सप्लाइड बाय द सोर्स, तो सोर्स कितना सप्लाई करेगा, तो सोर्स का साहब RMS वोल्टेज डिवाइड बाय सर्किट का इम्पीडेंस, क्लियर है। कैपेसिटर वाले ब्रांच में देखना है तो VRMS, ठीक है भाई, वोल्टेज तो सबका सेम ही है, वोल्टेज जो है पैरेलल में कनेक्टेड है ना भाई, वोल्टेज जो है IC तो सर्किट था रे, तो इसमें IC कितना जा रहा है तो उसके अक्रॉस का वोल्टेज वो तो VRMS ही है, और डिवाइड बाय इसका रिएक्टेंस विच इज 1/C, ठीक है। और सोर्स कितना RMS भेज रहा है तो VRMS डिवाइड बाय सर्किट का Z, है ना, RMS बराबर VRMS/Z, क्लियर। अब पूछोगे साहब ये Z क्या है, रेजोनेंस पे डिफाइन करते हैं, इसको भी हम लोग रेजोनेंस पे ही डिफाइन करते हैं, ये सारे रेजोनेंस की ही तो प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो क्वालिटी फैक्टर इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ RMS करंट अक्रॉस द कैपेसिटर टू द RMS करंट सप्लाइड बाय द सोर्स, कब, एट रेजोनेंस। ये कब डिफाइन होता है साहब, सब रेजोनेंस की प्रॉपर्टी है। अच्छा, रेजोनेंस पे ध्यान से सोचें, पैरेलल LCR सर्किट में Z, हाँ इसी को तो बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस। पैरेलल LCR सर्किट का रेजोनेंस पे जो
इम्पीडेंस होता है उसे तो बोलते हैं क्या, डायनेमिक रेजिस्टेंस। तो ये है दिस इज इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट एट रेजोनेंस। तो रेजोनेंस पे जेड मतलब मैं ये चिपका रहा हूँ कितना, एल अपन अभी भी निकाल चुके हैं, चिपका दे। तो आई आर एम एस आ जाएगा, इट इज वी आर एम एस, और डिवाइड बाई जेड मतलब एल अपॉन आर सी। क्या है साहब, अब दोनों की वैल्यू यहाँ पे चिपका दें, क्यू फैक्टर कितना निकल आएगा। तो क्यू फैक्टर हो जाएगा साहब आई सी मतलब हो गया वी आर एम एस और डिवाइड बाय 1/ओमेगा सी, है ना। और डिवाइड बाय आर एम एस हो गया साहब कितना, वी आर एम एस इंटू आर सी और होल डिवाइड बाय एल। तो वी आर एम एस निपट गया है, ठीक है ना। और कुछ कुछ उड़ता उड़ता देख रहा है, ये ध्यान से देखें, सी सी उड़ा जाएगा। तो क्या फाइनली क्यू फैक्टर ये ओमेगा ऊपर चला जाएगा, कितना आ रहा है, ओमेगा एल अपॉन आर, कितना देख रहा है फाइनली। और याद करो क्या हम लोग सीरीज एलसीआर सर्किट में भी यही फॉर्मूला निकाले थे। सीरीज एलसीआर सर्किट में पन्ने पलट के देखें एक बार, क्वालिटी फैक्टर हम लोग क्या निकाले हैं, इट इज ओमेगा एल बाय आर, सेम फॉर्मूला है। ओमेगा मतलब ओमेगा देखो दोनों का अलग अलग है, वहाँ पे भी सेम फॉर्मूला था ओमेगा नॉट एल अपॉन आर, बट वहाँ पे ओमेगा क्या होता था, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, और यहाँ का जो ओमेगा है वो अलग है। बस ये थोड़ा ध्यान रखें, फॉर्मूला सेम है बट दोनों में जो रेजोनेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वो डिफर करता है, डिफरेंट है। यहाँ पे ओमेगा क्या है साहब, ये जो ओमेगा है ये रेजोनेंस वाला ओमेगा क्या, 1/LC माइनस जो भी है ना आर स्क्वायर बाय, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, दोनों में सेम फॉर्मूला है, बस दोनों में ओमेगा का एक्सप्रेशन वो डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। सो दिस इज ऑल वी हैव फॉर पैरेलल एलसीआर सर्किट्स और रिजेक्टर सर्किट्स। तो इसमें बेसिक अपने को 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, कौन कौन से, एक तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का या लीनियर फ्रीक्वेंसी का ओमेगा का, दूसरा कौन सा फॉर्मूला, डायनेमिक रेजिस्टेंस का, कि सर्किट रेजोनेंस की कंडीशन में कितना अमाउंट ऑफ इम्पीडेंस ऑफर करता है, और तीसरा और आखिरी फार्मूला क्या, क्यू फैक्टर, वो सेम है, ठीक है, उसका एक्सप्रेशन सेम आता है, बस ओमेगा की वैल्यू थोड़ा सा है ना। तो ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं जिनको अपने को याद रखना है। अब कैसे कैसे सवाल हैं बेस्ड ऑन 10 पैरेलल एलसीआर सर्किट जो एडवांस में पूछे आ चुके हैं, ठीक है। तो एक दो थोड़ा है ना सवाल कर लेते हैं सब लोग, एक छोटा सवाल लिखें, पैरेलल एलसीआर सर्किट कैलकुलेट, कई सारे पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट, करंट सप्लाइड बाय द सोर्स एट एनी टाइम टी। सेकेंड पार्ट लिख लें, पीक वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट पार्ट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट पार्ट, इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। लास्ट पार्ट, फेज फैक्टर। सवाल क्या है पहले समझते हैं, ठीक है, क्या सवाल पूछा उसने, ठीक है ना। जैसे मान ले एक बेसिक सर्किट है जिसमें कुछ कुछ एलिमेंट्स पैरेलल सर्किट है, सारे के सारे एलिमेंट्स ध्यान से देखें, सारे के सारे एलिमेंट्स कनेक्टेड अक्रॉस सेम 2 पॉइंट्स। जिन 2 पॉइंट्स के क्रॉस रजिस्टर है, उन्हीं 2 पॉइंट्स के क्रॉस कैपेसिटर है, उन्हीं 2 पॉइंट्स के क्रॉस इंडक्टर, उन्हीं 2 पॉइंट्स के क्रॉस सोर्स भी है, पैरेलल एलसीआर सर्किट है। तो पैरेलल एलसीआर सर्किट का Z कैसे निकालते हैं, बताएं सर्किट का Z कितना होगा, जनरल टाइम पे करंट कैसे निकालेंगे, फेज फैक्टर कैसे निकालेंगे, करंट की पीक वैल्यू, करंट की आरएमएस वैल्यू, ठीक है। तो हम लोग जर्नी शुरू करते हैं कहां से, करंट से शुरू करेंगे। कहां से, जैसे मान ले लेट्स से जनरल टाइम पे इस ब्रांच में कुछ I1 जा रहा है, जनरल टाइम पे इस ब्रांच में कुछ है ना, इस ब्रांच में कुछ I3 जा रहा है। तो सोर्स कितना करंट सप्लाई करेगा, क्या मैं डायरेक्टली ले सकता हूँ, जनरल टाइम पे क्लियर है, करंट सप्लाइड बाय द सोर्स क्या डायरेक्टली मैं ले सकता हूँ। ये तो सीधा सीधा सर्किट है। इसमें आप इसको ऐसे डील कर सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये थोड़ा आसान केस हो गया एक्चुअली, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे अभी है ना, एडवांस वाला सवाल करेंगे, ठीक है। ये तो बेसिक सवाल अभी हमने लिया है। इसको तुम ऐसे डील कर सकते हो कि तुम्हारे पास 3 इंडिपेंडेंट सर्किट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट सर्किट है, प्योरली रेसिस्टर सर्किट, ये एक इंडिपेंडेंट सर्किट है, इनके बीच में और कोई एलिमेंट नहीं आ रहा ना, ध्यान से देखो, ये देखो ये इसके और सोर्स के बीच में कुछ नहीं है दोस्त, ये देख है ना, सेपरेटली ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे इसके सोर्स के बीच में कुछ नहीं आ रहा, ये इंडिपेंडेंट सर्किट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इंडिपेंडेंट सर्किट में क्या हमें करंट के एक्सप्रेशन पता होते हैं, यस और नो। ये प्योरली रेसिस्टर सर्किट है, करंट का एक्सप्रेशन पता है। ये प्योरली कैपेसिटर सर्किट है, कैपेसिटर सर्किट में जनरल टाइम पे करंट का एक्सप्रेशन क्या पता है। इंडक्टर सर्किट है, जनरल टाइम पे करंट का एक्सप्रेशन क्या है वो पता होता है, क्या पता है, यस और नो, क्लियर है।
तो जनरल टाइम पे ध्यान सुनना, जनरल टाइम पे क्या रेजिस्टर सर्किट में जो करंट है हम लोग पढ़ते हैं, कोई शक नहीं, पता है वो तो जनरल टाइम पे सेपरेट सर्किट है ना। ऐसा सोच कि सिर्फ और सिर्फ इतना ही सर्किट है, बाकी है ही नहीं। ऐसे ही कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखना है, ऐसे सोच सिर्फ और सिर्फ ये सर्किट है, बाकी है नहीं, डजंट मेक एनी डिफरेंस, क्योंकि बीच में कोई एलिमेंट नहीं दिख रहा है ना, इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं, इनके बीच में कोई एलिमेंट नहीं, इनके बीच में, इसलिए उनको एज अ सेपरेट सर्किट डील कर सकते हैं। ठीक है, I2 बोल कितना, कैपेसिटर वाली ब्रांच में जल्दी बोल, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, किसी को कोई शक नहीं है ना। ऐसे ही इंडक्टर वाली ब्रांच में, प्योरली इंडक्टर सर्किट्स में जनरल टाइम पे करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, बोलो क्या पढ़ते हो फॉर्मूला, चिपका दे, हो गया। तो पहले पार्ट का आंसर तुम्हारा ही आ जाएगा, I1 कितना, I2 कितना, I3 कितना, यहाँ पे चिपका दें। ठीक है, तो ये तुम्हारे पहले पार्ट का जवाब हो गया। सो अब वापस से यहाँ पे आते हैं हम फेजर डायग्राम पे। ठीक है, फेजर डायग्राम थोड़ा सा खींचते हैं। अब ये पैरेलल है, पैरेलल में थोड़ा सा फेजर डायग्राम चेंज होता है, क्या क्या चेंज होता है थोड़ा ध्यान देना। पैरेलल में साहब फेजर डायग्राम थोड़ा सा अपना उसकी शक्ल चेंज होगी, क्या क्या हो जाएगी थोड़ा ध्यान देना। सिंस हर एक एलिमेंट में वोल्टेज सेम दिख रहा है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस होता नहीं, इसके क्रॉस होता नहीं, इसलिए वोल्टेज की फेज यहाँ पे आ जाती है अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में करंट की फेज हम लोग, ठीक है, प्लॉट करते हैं। आओ, तो रेसिस्टर सर्किट में पता ही है करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेज, तो दिस इज द फेज ऑफ करंट अक्रॉस रेसिस्टर। ठीक है, अच्छा ध्यान से देखें, कैपेसिटर में क्या होता है, करंट का जो फेज है वोल्टेज के फेज को लीड करता है बाय अमाउंट ऑफ पाई बाय 2, तो लीड कर रहा है ये ले, तो दिस इज द फेज ऑफ करंट अक्रॉस कैपेसिटर। इसी तरह से ठीक है, इंडक्टर में सब क्या होता है, जो फेज ऑफ करंट है वो फेज ऑफ वोल्टेज से लैग करती है बाय अमाउंट ऑफ पाई बाय 2, लैग कर रही है इसलिए इट इज प्लॉटेड अलोंग, ठीक है, नेगेटिव ऑफ एक्सिस। ये फेजर डायग्राम आ गया। अब जेड निकालने की वैसी ही अप्रोच है, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। यहाँ पे जिस डायरेक्शन में करंट का फेज होता है उस डायरेक्शन में डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के जो रेजिस्टेंस हैं या रिएक्टेंस हैं उनको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। सीरीज में क्या करता था, जिधर वोल्टेज के फेज हैं उस डायरेक्शन में इंडिविजुअल एलिमेंट्स के जो रेजिस्टेंस या रिएक्टेंस हैं उनको वेक्टर फॉर्म प्लॉट करता था। यहाँ पे करंट की डायरेक्शन में वेक्टर फॉर्म में प्लॉट करेंगे, ये थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखें। तो आर तो साहब इसी डायरेक्शन में आ जाएगा, वो तो दोनों में कॉमन रहता है, चाहे सीरीज हो चाहे पैरेलल से सर्किट, आर तो मैं एक्स एक्सेस में मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे आई सी इधर है तो इसका 1/ओमेगा सी इधर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आई एल इधर है तो ओमेगा इधर आ जाएगा, ठीक है। अब जेड निकालने का वही अप्रोच है जैसे हम लोग रिजेक्टर सर्किट में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। क्या कि सब करंट का एक्सप्रेशन हम लोग लिखेंगे, जैसे मान लेते हैं, ठीक है, I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है ना, I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3, ठीक है। अब I की वैल्यू, I1 की वैल्यू, I2 की वैल्यू है ना, इनकी वैल्यू कैसे कैसे देखो, ध्यान से देखें। तो I कितना होगा, वही रियल फॉर्म और है ना इमेजिनरी फॉर्म उसी तरह से एक्सप्रेस करने की कोशिश चल रही है, ठीक है। देखो नहीं समझ पा रहे हो ना, ठीक है। तो देखो सोर्स कितनी करंट आई सप्लाई कर रहा है, तो V डिवाइड बाय पूरा का पूरा सर्किट का इम्पिडेंस, वही Z अपने को निकालना है। सेम अप्रोच है जैसे हम लोग रिजेक्टर सर्किट में निकालना सीखे थे, बिल्कुल वही अप्रोच है Z निकालने के लिए, है ना। तो सोर्स कितनी करंट भेजेगा, तो साहब इसका वोल्टेज डिवाइड बाय पूरे सर्किट का इम्पिडेंस Z, ठीक है। इस ब्रांच में साहब कितना करंट जाएगा, तो सिंपल है, वोल्टेज तो वही है पैरेलल है ना, एंड डिवाइड बाय इसका R। तो R रियल वाला पार्ट है तो उसमें कोई आई वाई नहीं चिपकाएंगे, आयोटा उसमें यूज़ करेंगे जो वाई डायरेक्शन में या नेगेटिव वाई डायरेक्शन में। इस ब्रांच में करंट लिखना है तो वोल्टेज तो इसके क्रॉस का भी वही है जो सोर्स का वोल्टेज है V, और डिवाइड बाय इसके क्रॉस का। अब देखो 1/ओमेगा C ऊपर इसलिए मैंने प्लस आई चिपका दिया है, देखो ऐसे ही इसके क्रॉस का करंट क्या होगा, इसके क्रॉस का वोल्टेज वो तो वही है कितना V, एंड डिवाइड बाय इसका R कितना है। अब इसको लिखने का मेथड थोड़ा देखें, ओमेगा है लेकिन नीचे आ रहा है इसलिए मैंने माइनस आई लगा दिया, क्लियर, V भी निपटा दे।
क्या किया समझ में, कोई शक नहीं। ये ओमेगा सी ऊपर चला गया, ये तो एसिड है। आई से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दें, दोनों में आई से मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दिया। क्या किया हमने, तो आई से मल्टीप्लाई, आई से डिवाइड, आई से मल्टीप्लाई, आई स्क्वायर जहाँ जहाँ दिख रहा है ना, आई स्क्वायर जहाँ जहाँ दिख रहा है -1 चिपका दे इधर भी, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं, ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आई के टर्म्स बाहर निकल रहे हैं। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में स्प्लिट कर रहे हैं। ये ओमेगा नीचे रहेगा रे ओमेगा ऊपर थोड़ी आ जाएगा। नहीं, ये तो ओमेगा सी था जो ऊपर आया, ये तो नीचे था तो नीचे ही रहेगा रे, ऊपर कहाँ से आएगा। नहीं, ओमेगा एल नीचे ही रहेगा, वो गड़बड़ नहीं रहेगी, गड़बड़ नहीं। ठीक है भाई साहब, तो ओमेगा एल नीचे ही आएगा। ओमेगा एल जो है वो आपका नीचे ही रहेगा। ये थोड़ा सा चेंज आया, तो 1/r आई बाहर निकाल लिया, 1/ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी, ये आयोटा के फॉर्म में एक्सप्रेस कर लिया। अब इसका मॉडुलस ले ले, तो वहाँ से z कितना वो निकल आता है, √ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस, तो फाइनली जो z आएगा ना, फाइनली z को हम इस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो, थोड़ा सा चेंज आता है। क्या, जैसे तुम लोगों को याद आ रहा हो, हम लोग सीरीज़ में जब करते थे तो इस तरह के कुछ टर्म्स देखने को मिलते थे, 1/ओमेगा सी माइनस ओमेगा एल का होल स्क्वायर। उल्टा हो गया है यहाँ पे, 1/ओमेगा एल माइनस ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। इस तरह के टर्म्स देखने को मिलेंगे। छापते चले, ये सर्किट का z है, मतलब असलियत में ये देखा जाए 1/z है, इसको पलटना पड़ेगा। ये बेसिकली एडमिटेंस है। रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस मतलब क्या होता है, एडमिटेंस ही तो होता है। इसको पलटना पड़ेगा, वहाँ से z आएगा। ठीक है, इसको चाहे तो y भी लिख सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्या, ठीक है ना, एडमिटेंस, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पिडेंस। अब जैसे इसी में सवाल आया कि सब करंट की पीक वैल्यू कितनी है, करंट की आरएमएस वैल्यू कितनी, अब आसान है। ठीक है, जैसे मान लो करंट की पीक वैल्यू लिखना है, तो वो वैसा ही चलता है जैसे हम लोग सीरीज में पढ़ा करते थे। I0 बराबर V0/Z, आरएमएस बराबर VRMS/, तो वैसे ही चल रहा है। I0 बराबर V0/Z, तो 1/Z की वैल्यू डायरेक्ट तुम्हारे सामने, डायरेक्टली मैं चिपका दिया। हाँ ना, तो बोलो रे, ये सुनो क्या किया सामने, 1/Z है ना, तो 1/Z डायरेक्टली चिपका दिया जो भी है। ऐसे मान ले करंट की आरएमएस वैल्यू सवाल में पूछता है, तो VRMS एंड डिवाइड बाय Z, तो 1/Z डायरेक्टली तुम्हारे सामने, डायरेक्टली चिपका दे। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सवाल हैं जो पूछ सकता है। ठीक है, क्या इसी सवाल में पूछता है, बता फेज डिफरेंस कितना होगा करंट एंड वोल्टेज के बीच में, फेज फैक्टर कितना होगा या पावर फैक्टर कितना होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, इसको थोड़ा सा है ना ध्यान दें। इसी के थ्रू तुम्हारे और भी कुछ फंडे क्लियर होंगे, क्या क्या निकालते हैं, कहीं से कैसे निकालते हैं। ठीक है, आओ ध्यान से देखें। तो सब लोग थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान से नोटिस कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, 1/ओमेगा सी, क्लियर है। यहाँ पे दिख रहा है क्या, ओमेगा एल, क्लियर है। तो इस बार क्या होगा, जैसे मान लेते हैं से फॉर एग्जांपल 1/ओमेगा सी इज ग्रेटर देन ओमेगा एल, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो मान ले ऊपर चला जाता है। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो सब ऊपर चला जाता है, दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू। तो उसको निकालने का एक छोटा सा मेथड है, उसको थोड़ा सा रिलेट भी करा देंगे। सीरीज एलसीआर सर्किट में क्या निकालते हो, असलियत में क्या मेथड है। अभी मेथड क्या है वो थोड़ा सा पकड़ें। ठीक है, देखो मान लेते हैं कि साहब IC की वैल्यू IL से बड़ी है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट है IC माइनस IL, और ये साहब अपना IR है। ठीक, अलग से बना देते हैं। नहीं, ये हो गया IC माइनस IL और ये हो गया साहब IR। इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, एक करंट ये है, दूसरी करंट ये है, इनकी जो रिजल्टेंट करंट है वो ये है। तो इस डायरेक्शन में असलियत में करंट की फेज आती है। जैसे सीरीज एलसीआर सर्किट में ऐसा कुछ, मतलब वोल्टेज की फेज आती थी। अभी रिलेट करके बता दूंगा, टेंशन मत ले, पहले इस केस में समझें। तो जो रिजल्टेंट करंट की फेज आती है वो ऐसी आती है, और जो वोल्टेज की फेज है वो एक्स एक्सिस में। तो दिस इज फेज ऑफ वोल्टेज, दिस इज दैट ऑफ करंट, दिस इज द फेज फैक्टर, ऐसा है।
कुछ नहीं करना है, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका दे। जैसे ये आई सी माइनस आई एल है तो ये भी साहब आई सी माइनस आई एल हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में फेस फैक्टर निकालने के लिए tan थीटा चिपका दे, आई सी माइनस आई एल। अब पूछोगे साहब ये सब निकालें कैसे, आई सी आई एल है ना, तो बड़ा सिंपल है, आई बराबर वी बाई आर। ठीक है, तो देखो वी तो सबका बराबर ही है, सारे पैरेलल में कनेक्टेड है। तो आई सी को लिख लेना कितना, इट इज़ वी डिवाइड बाई, वी सबका कॉमन है। ठीक है, वी डिवाइड बाय आई सी, मतलब आई सी का कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना, 1 बाय ओमेगा सी। और आई एल क्या हो जाएगा, वी डिवाइड बाय, ठीक है ना, एल मतलब ओमेगा एल। ऐसे ही आई आर मतलब इट इज़ वी डिवाइड बाय, तो वी वी यहाँ से उड़ जाएगा, ऐसे आता है। ठीक है, फेस फैक्टर। अभी रिलेट करके बताऊंगा, टेंशन मत ले, है ना, अभी समझे कैसे कैसे उसको निकालते हैं। ये एक जनरल मेथड है। तो ये है ना, ओमेगा सी ऊपर चला गया आपका, 1 बाय ओमेगा एल। असलियत में यहाँ से आपका फेस फैक्टर आता है, फेस डिफरेंस इन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। अच्छा, जैसे पावर फैक्टर इसी में पूछता है तो कुछ नहीं, इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में cos फाई चिपका दे, 10/10 हो जाएगा। पहले इतना छाप लो, है ना। जैसे इसी में सब पूछता है बता पावर फैक्टर कितना है, तो पावर फैक्टर से आप क्या पढ़ते हो, cos फाई। और ध्यान से देखें cos फाई कितना होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आई आर अपॉन आई। नहीं, अब पूछो साहब आई आर कैसे, आई कैसे निकालें, तो वोल्टेज तो सबका सेम है, आई बराबर वी बाई आर चिपका दें। तो आई आर मतलब वी अपॉन आर, और आई मतलब जो सोर्स सप्लाई कर रहा है, तो इट इज़ वी बाई जेड। व्हाट इज आई, इट इज़ वी बाय जेड, ऐसा है। तो वो जो आई होगा इट इज़ वी बाय जेड होगा, वी निपटा देना, तो ये जेड अपॉन आर हो जाएगा। और जहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, सर्किट का इम्पीडेंस, मतलब वही 1 बाई जेड की फॉर्म में कुछ इस तरह से निकाले थे। नहीं, इसमें जो जेड है अननोन नहीं, अरे निकाल चुका है, 1 बाई जेड बराबर जो भी, मतलब है ना 1 बाई आर स्क्वायर। और तो इस तरह से ये पैरामीटर्स निकलते हैं इन केस ऑफ पैरेलल एलसीआर सर्किट। जेड कैसे निकलते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे आती है, आरएमएस वैल्यू कैसे आती है, फेज फैक्टर कैसे, पावर फैक्टर कैसे आता है। जैसे सीरीज एलसीआर सर्किट में तुम लोगों को याद आ रहा हो, सीरीज में भी वही अप्रोच होती है। ठीक है, उसको हम लोग डायरेक्टली रेजिस्टेंस की फॉर्म में निकाल लेते हैं, बट अप्रोच बेसिकली वही होती है। जैसे थोड़ा सा तुम लोगों को ब्रीफ कर देता हूँ। ठीक है, सीरीज में तुम लोगों को याद आ रहा हो, आर इधर होता है, ओमेगा एल साहब इधर होता है, 1 बाय ओमेगा सी इधर होता है। असलियत में वहाँ पे हम क्या करते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स का जो करंट का फेस इधर लेते हैं और वोल्टेज का फेस प्लॉट करते हैं। ये देखो, इधर वी आर होता है, नहीं इधर साहब वी एल होता है, इधर वी सी होता है। अब जैसे मान ले वी एल की वैल्यू वी सी से बड़ी, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये होता है वी एल माइनस वी सी, और ये भाई साहब है वी आर। नहीं, तो दिस इज द रिजल्टेंट फेज ऑफ वोल्टेज, दिस इज द फेज ऑफ करंट। क्लियर है। जैसे मान ले यहाँ पे भी तुम्हें tan फाई लिखना है, तो बिल्कुल सेम अप्रोच है। क्या कि साहब tan फाई हो जाएगा इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल 10 डिवाइड बाय 10, 10 मतलब हो गया वी एल माइनस वी सी, और 10 मतलब हो गया वी आर। अब वी बराबर आई आर चिपका दे, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम होगा। यहाँ पे पैरेलल था तो सब में वोल्टेज सेम था, आई बराबर वी बाई आर लगे पड़े हैं सर। यहाँ पे वी बराबर आई आर, सब में आई सेम हो जाएगा। तो वी एल मतलब आई इंटू ओमेगा एल, वी सी मतलब आई इंटू ओमेगा सी, मतलब 1 बाय ओमेगा सी ऑफ कोर्स, है ना, और वी आर मतलब आई इंटू आर। तो यहाँ से आई उड़ जाता था। तुम लोगों को अगर याद आ रहा हो, क्या यही हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे, tan फाई बराबर एक्सएल माइनस एक्सी एन डिवाइड बाय, तो वही तो आ रहा है। तो जैसा यहाँ पे मेथड वैसा ही वहाँ पे मेथड है। वहाँ पे बस सारे के सारे वोल्टेज के टर्म्स थे, उसकी जगह यहाँ पे करंट के टर्म्स आ गए। अप्रोच वैसा ही है। क्लियर है। अब एक छोटा सा एडवांस का सवाल हम लोग बनाते हैं। क्या पूछा है, सब लोग एक छोटा सवाल लिखें। फ्रॉम द गिवन पैरेलल एलसीआर सर्किट फाइंड आउट आरएमएस करंट कुछ कुछ वैल्यूज उसने दे रखे हैं अपने को, है ना। तो ये एक छोटा सवाल है जो एडवांस में पूछा गया था। ठीक है, ये उसने एक एसी सोर्स दिया हुआ है वी बराबर, है ना 200 साइन ओमेगा टी। क्लियर साहब।
रेजिस्टर का रेजिस्टेंस कितना है, इंडक्टर का डायरेक्टली उसने इंडक्टेंस दे दिया है, ठीक है, एल नहीं दिया है, डायरेक्टली एक्सएल दे दिया है ना। ऐसे ही कैपेसिटर है तो कैपेसिटर का रिएक्टेंस कितना है पूछता, बता सर्किट में फ्लो करने वाला आरएमएस करंट कितना है। देख सबसे पहला अप्रोच है अपने को कैसे भी करके इसका इम्पेडेंस निकालना है। जब Z पता होगा तब तो कुछ निकाल पाएगा, P की वैल्यू है या RMS वैल्यू है, जो भी वैल्यू है। और Z निकालने का हम लोग वही अप्रोच समझ चुके हैं, ठीक है। पहले फेजर डायग्राम खींचते हैं, I बराबर लिखते हैं, ठीक है, वहाँ से Z आता है, तो वो अप्रोच अपने को याद रखनी है ना। देखो पहले फेजर डायग्राम है ना, तो ये रहा वोल्टेज का फेज, उस डायरेक्शन में सब करंट एंड रजिस्टर, IC इधर होता है, ध्यान रखें वो अपने को है ना, याद रखना है। और इस डायरेक्शन में 1/ओमेगा है ना, IL इधर हो जाता है इस डायरेक्शन में, ठीक है ना। जैसे मैं मान लेता हूँ सोर्स ने साहब I भेजा, तो यहीं से जर्नी शुरू होती है, इसमें मान लो I1 है ना, तो KCL के हिसाब से क्या लिखोगे, I बराबर I1 प्लस I2, I बराबर I1 प्लस I2, ठीक है। अप्रोच वही है, I बराबर V/R से, है ना। तो I की वैल्यू कितनी लिखोगे, V डिवाइड बाई पूरे सर्किट का Z, V डिवाइड बाई सर्किट का Z, वही Z अपने को निकालना है। इस वाले ब्रांच में I1 क्या लिखोगे बोलो, तो वो सीधा सीधा है I1 बराबर V/R। इस वाले ब्रांच में तो I बराबर V डिवाइड बाई, अब इस सर्किट का देखो Z कैसे लिखेंगे, तो इस सर्किट का हम Z लिखेंगे, बोलो कितना, इट इज़ 1/ओमेगा C ऊपर है प्लस I, ओमेगा L नीचे है माइनस I, क्लियर है। जैसे L के लिए, तो L के लिए देखना है तो ओमेगा L नीचे है, लेकिन नीचे है इसलिए माइनस I चिपका दिया है। और C के लिए देखना है तो 1/ओमेगा C ऊपर ऊपर मतलब प्लस I चिपका दिया है, ठीक है। V भी बस उड़ जाएगा, सिंपल सी अप्रोच है, ठीक है ना। तो 1/Z अपना आ जाएगा 1/R, थोड़ा सा अच्छे से लिख लेते हैं, I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड करा दो, क्या करा दो, I से मल्टीप्लाई I से डिवाइड करा दो, पहले I बाहर निकालना है, और इसी में मैंने I से मल्टीप्लाई डिवाइड करा दिया, तो ये I इंटू आई स्क्वायर हो जाएगा विच इज -1। तो फार्मूला थोड़ा सा एक्सप्रेशन तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया सब, ठीक है भाई, नहीं I इंटू आई स्क्वायर विच इज -1 और I ऊपर एज इट इज है, ठीक है। अब रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आ गए हैं, अब आसानी से मॉडुलस लिख सकते हो, तो 1/Z हो जाएगा अंडर रूट ऑफ रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो 1/स्क्वायर और ये पूरा फैक्टर आएगा और इस पूरे का होल स्क्वायर, यहाँ से Z आएगा अब ये सारे पैरामीटर्स डायरेक्ट गिवन है, 1/ओमेगा C मतलब XC है, ओमेगा L मतलब, अब डायरेक्टली चिपकाते हैं Z निकल आएगा, क्लियर है, हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे Z निकाल लोगे तो 1/R² मतलब कितना हो गया बोल, 1/ओमेगा C मतलब XC कितना हो गया, ओमेगा L मतलब XL कितना हो गया, वो डिफरेंस लेना है, ठीक है, वो तो स्क्वायर करोगे वैसे ही, क्लियर है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 100 - 200 मतलब -100 का स्क्वायर, तो वो भी सेम हो जाएगा 1/100 है ना, तो ये तुम्हारा इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगा कितना, तो 1/100 स्क्वायर, और ध्यान से देखें क्या ये भी उतना ही हो गया, माइनस का स्क्वायर आएगा प्लस का स्क्वायर एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ से हमने Z लिख लिया कितना सब, तो ये हो जाएगा 2/100 का स्क्वायर और 1/Z आ गया कितना, √2, और नीचे आ जाएगा और पलटी मार दे यहाँ से Z आ जाएगा, यहाँ से हमने सब Z निकाल लिया कितना, तो Z यही छप देता हूँ, तो Z आ गया सब 100/√2, Z आ गया, आप जो मर्जी पूछ ले, I0 पूछ रहा है या RMS पूछ रहा है, जैसे मान लो RMS निकालना है, तो RMS कितना हो जाएगा बोलो, इट इज़ VRMS एंड डिवाइड बाय, यहाँ पे VRMS कितना है, देखो V0 अपने हो गिवन है, तो यहाँ से VRMS पहले निकालना है, तो VRMS क्या होगा, VRMS इज V0/√2, V0 मान ले 200 है तो दिस इज 200 बाय, हो जाएगा भाई। अब चिपका दे, अब दोनों वैल्यूज आ गई, तो RMS हो जाएगा, VRMS कितना आ गया 200/√2 और डिवाइड बाय दैट कितना आ गया, हो जाएगा भाई। तो आंसर कितना हो जाएगा, ये आसान सवाल था जो एडवांस पूछा था। अच्छा इसमें और भी वैल्यूज ऐड कर सकता है, जैसे एडवांस की कहानी तो यहाँ पे ख़त्म होती है और जहाँ पे उसकी ख़त्म होती है अपनी पार्टी वहीं से शुरू होती है जैसे मान ले और भी इसमें वैल्यूज पूछ सकता है, बता सर्किट का Z कितना है, बता सर्किट में पीक वैल्यू ऑफ करंट कितनी है, बता फेज फैक्टर कितना है, पावर फैक्टर कितना है, जनरल टाइम पे करंट कितनी है, कुछ है ना, छोटे छोटे और भी पार्ट्स लिख ले, पूछ सकता है। तो आगे लिखें, राइट डाउन, ऑल्सो कैलकुलेट पीक वैल्यू ऑफ करंट, इम्पेडेंस
कॉमा फेज फैक्टर, कॉमा पावर फैक्टर एंड करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो उसमें साहब अगला पार्ट आया पीक वैल्यू ऑफ करंट। तो करंट की पीक वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है। वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइड बाय सर्किट का इम्पिडेंस। तो वोल्टेज की पीक वैल्यू डायरेक्टली गिवन टू अस, V बराबर V0 साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। तो दिस इज 200 और डिवाइड बाय Z कितना निकाला बोल, 100/√2 कितना हो जाएगा भाई। तो I0 आ गया, कोई शक नहीं किसी को। इम्पीडेंस पूछा दूसरे पार्ट में, तो इम्पीडेंस तो है ना वो निकाल ही चुके हैं, ठीक है ना। और क्या अब इम्पॉर्टेंट है क्या, फेज फैक्टर कैसे निकालना है, हाउ टू फाइंड आउट फेज डिफरेंस। तो उसका तुम लोगों को एक अप्रोच बता दिया है इन द प्रीवियस क्वेश्चन। सेम अप्रोच यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। देखो कैसे कैसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं IC की वैल्यू मान ले IL से बड़ी है, तो ये साहब IC माइनस IL हो जाता है, और ये भाई साहब IR है। तो दिस इज एक्चुअली में रिजल्टेंट फेज ऑफ करंट, दिस इज फेज ऑफ वोल्टेज एंड दिस इज द फेज डिफरेंस इन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। कुछ नहीं करना है, इसी रेक्टेंगल ट्रायंगल में tan थीटा चिपका दे। ये IC माइनस IL है, तो ये भी साहब वही है ना। तो tan थीटा इन दिस रेक्टेंगल ट्रायंगल क्या हो जाएगा, IC माइनस IL एंड दिस होल डिवाइड बाई ये मतलब IR। I बराबर V/R, V सबका सेम है, पैरेलल है ना। तो देखो IC को लिख लेना, ये जनरल अप्रोच है, इस तरह से निकालते हैं एक्चुअली, यही जनरल मेथड है ना। तो IC हो जाएगा V/1/ωc, IL हो जाएगा कितना V/ωL, IR हो जाएगा हो जाएगा V सब निपटा दे। अच्छा ये ωc ऊपर चला जाएगा सब। अब ये सारी वैल्यूज गिवन है, इसमें सब चिपका देना, हो जाएगा। ωc कितना है, 1/ωL कितना है, 1/R कितना है, ये सब चिपका देना, ठीक है। तो जैसे ωc की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। अच्छा ध्यान से देखें, यहाँ पे XC की वैल्यू गिवन है, थोड़ा सा ध्यान रखना। यहाँ पे क्या है, XC है, XC मतलब वो 1/ωc है, अपने को चाहिए ωc, थोड़ा ध्यान रखना, उल्टा है रे। तो रिवर्स टर्म्स आते हैं, जैसे सीरीज में तुम लोगों ने देखा होगा, टर्म्स हमें कुछ इस तरह के देखते हैं कि 1/ωc माइनस ωL, यहाँ पे उल्टे देखे जाते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। पैरेलल में ωc ωL उल्टा देखे जाता है, ठीक है। तो बाकी सारी वैल्यू ये तुम्हारे सामने ये सब चिपका देना, हो जाएगा भाई। 1/ωc है, तो ωc सब कितना हो जाएगा, ωL कितना है, सब डायरेक्ट गिवन है, ठीक है सब क्लियर है। ऐसे ही R की वैल्यू कितना है, तो ये सब चिपका देना। R मतलब इसमें ध्यान रखें 10 माइनस 10 भी हो सकता है, 10 माइनस 10 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इनके मैग्नीट्यूड क्या है, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। मान ले इसकी वैल्यू इससे छोटी आ जाती है तो पलट देना, राइट, 1/ωL माइनस, ठीक है भाई। मान ले हम मान के चल रहे हैं IC की वैल्यू IL से बड़ी है, मान ले IL IC से बड़ा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ जाए, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे ωc कितना है, 1/ωL कितना है, ठीक है, R कितना है, ये सब चिपका देना। जैसे यहाँ पे तुम लोग नोटिस कर पा रहे हो ωc की वैल्यू कितनी है, 1/100 है। अच्छा 1/ωL लगेगा तो ये कितना हो जाएगा, क्लियर है, तो 1/200 आ जाएगा, क्लियर। अच्छा जैसे जैसे डिनोमिनेटर बढ़ाते जाएंगे वैल्यू घटती जाएगी ना, तो ये पक्की बात है, ωc डेफिनेटली ग्रेटर देन 1/ωL, नहीं 1/ωc की वैल्यू डेफिनेटली, मतलब ωc की वैल्यू 1/ωL से डेफिनेटली बड़ी है। वैल्यू अगर छापना चाहें हैं वैल्यू इसी में, तो ये आ जाएगा कितना, ωc मतलब हो गया, और ये ωL है, इसको पलटी मार देना, नहीं, और 1/R मतलब जो भी है, तो यहाँ से फाई निकल आएगा। पावर फैक्टर पूछता है, कॉस फाई निकालना है, क्लियर है। इस रेक्टेंगल ट्रायंगल में कॉस थीटा चिपका दे, इसे रेक्टेंगल ट्रायंगल में कुछ नहीं करना है, कॉस थीटा चिपका दें, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, दिस IR डिवाइड बाय दिस I, नहीं, और IR सब हो जाएगा V/R, I हो जाएगा V/Z, क्लियर। I तो मतलब V तो सबका सेम है, पैरेलल है, तो IR मतलब V/R, और I मतलब सोर्स जो करंट सप्लाई कर रहा है, तो V डिवाइड बाई पूरे सर्किट का इम्पिडेंस, तो V निपटा देना, तो सब पावर फैक्टर आ जाएगा, पावर फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा, इट इज Z मतलब कितना है बोलो, 100/√2 एंड डिवाइड बाई R कितना है, हो जाएगा सर। या इसी में पूछता है बता जनरल टाइम पे करंट कितना निकाला है, ये इंटरेस्टिंग है ना, ध्यान से देखो।
तो जनरल टाइम पे करंट बड़ा आसान है, तो करंट होगा करंट की पीक वैल्यू, वोल्टेज की पीक वैल्यू डिवाइड बाय सर्किट का Z, निकाल चुके हम लोग। कोई बताए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव माइनस फाइव, ओमेगा टी प्लस फाइव और माइनस फाइव, ये रिजल्टेंट करंट की फेज है, ये रिजल्टेंट वोल्टेज की फेज है, तो करंट का फेज वोल्टेज से लीड कर रहा है बाय फाइव एंड देयरफॉर इट इज प्लस फाइव। ये सुनो है ना, यहाँ पे ये करंट की फेज है, एलसीआर सर्किट में इधर हो जाती थी वोल्टेज की, तो ये थोड़ा सा ध्यान रहे। सीरीज में क्या होता है, पैरेलल में कन्वेंशन क्या होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो करंट वोल्टेज से लीड कर रहा है आगे, इसलिए प्लस फाइव, क्लियर। और बाकी सारे पैरामीटर्स अपने पास हैं, सब चिपका देना। Z कितना है हम लोग निकाल चुके हैं, चिपका देना। फाइव कितना है वो है ना कैलकुलेटेड है, ठीक है। तो Z की वैल्यूज आप इसी में ये डाल देंगे, फाइव की वैल्यू ये डाल देंगे, तो जनरल टाइम पे करंट कितना है वो निकल आएगा। सो इस तरह से हम किसी भी पैरेलल एलसीआर सर्किट को डील करते हैं। पैरेलल सर्किट में इम्पीडेंस कैसे निकालते हैं, एडमिटेंस कैसे निकालते हैं, पैरेलल सर्किट में किस तरह से हम लोग पीक वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालते हैं, फेज फैक्टर कैसे निकालते हैं, पावर फैक्टर कैसे निकालते हैं, जनरल टाइम पे करंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। ये अपने को, ठीक है, अच्छे से याद रखना है। सो आई होप तुम लोगों को पैरेलल एलसीआर सर्किट्स के कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर हुए होंगे। सो आज की जर्नी हम लोग यहीं पे वाइंड अप करते हैं, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।